अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए चैंपियंस लीग में हुए कुछ सनसनीखेज मुकाबले। बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हुआ शिकस्त का सामना। बायर्न ने यह मैच 3 के मुकाबले में 4 गोल से अपने नाम कर लिया। आर्सेनल और पीएसवी के दरमियान खेले जाने वाले यूएफए चैंपियंस लीग के मैच में आर्सेनल की 0 के मुकाबले में 4 गोल से शानदार फतह। यूएफए चैंपियंस लीग के एक और मैच में रियल सोसिएदाद और इंटर मिलान का हुआ आमना सामना। मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड और यूनियन बर्लिन के दरमियान फर्स्ट लेग में होने वाले मैच में रियल मैड्रिड ने मैच 0 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम कर लिया। आरबी साल्जबर्ग और बेनफिका के दरमियान खेले जाने वाले मैच में 0 के मुकाबले में 2 गोल से आरबी साल्जबर्ग ने मैच में फतह हासिल की। 33 साल बाद इटालियन सीरिया जीतने वाली नेपोली और ब्रागा के दरमियान खेले जाने वाले मैच में नेपोली ने ब्रागा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आखिर क्यों मसाइल का शिकार है? खिलाड़ियों को मुआवजे ना देने का इंकिशाफ। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड। फेडरेशन के खिलाड़ियों के ऐलान पर आया बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल। चैंपियंस लीग के पहले मैच में यूनाइटेड के गोलकीपर ने शिकस्त की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और यूनाइटेड के गोलकीपर की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करने पर साथी खिलाड़ी ब्रूनो फर्नांडिस ने क्या बयान दिया। मुस्तकबिल के स्टार खिलाड़ी जाओ फेलिक्स ने बार्सिलोना आने के लिए कितने पापड़ बेले, राज से पर्दा उठा दिया। डेविड रहिया या फिर रामस्टेल, कौन होगा नंबर 1 आर्सेनल का गोलकीपर? एरिक टेन हैग ने ओनाना पर चीखने वालों को दिया सख्त जवाब। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस बनाइए फुटबॉल स्किल्स की और हमें भेजिए। हम करेंगे आपको फीचर अपने प्रोग्राम में और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यूएफए चैंपियंस लीग के सनसनीखेज कुछ थ्रिलिंग मैचेस जिसके ऊपर सभी की नजरें थी, उनमें से एक मैच जो कि बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान हुआ है। ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम्स के लिए और यूनाइटेड का जो रन चल रहा था पुअर वही हुआ। 4-3 से बायर्न म्यूनिख ने यह मैच अपने नाम कर लिया। थॉमस टुखल ने कहा भी था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के हारने की वजह प्रेशर है और वो प्रेशर इस मैच में साफ दिखा भी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ये मैच हारे हैं। उस पर भी काफ़ी न्यूज़ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हाई गोल स्कोरिंग मैच था। 4-3 से बायर्न म्यूनिख ने अपने नाम किया है। साने 28वें मिनट में पहला गोल करने वाले खिलाड़ी थे। ग्नाब्री 32वें मिनट में 4 मिनट के डिफरेंस से उन्होंने यूनाइटेड जैसी टीम के अगेंस्ट दूसरा गोल कर दिया। और हैरी केन जो है उन्होंने पेनल्टी पर गोल किया और क्या ही गोल था, 54वें मिनट में किया। और 92वें मिनट में फिर टेल जो है उन्होंने मोहर लगा दी अपनी विक्ट्री पर। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हालैंड जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी। 49वें मिनट में पहला गोल किया उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और दूसरी तरफ कैज़मीरो जो है उन्होंने 2 गोल किए, एक 88वें मिनट में और दूसरा जो गोल था वो 95वें मिनट में बिल्कुल आखिरी लम्हात में किया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। और इस तरह से ये मैच जो है वो अपने नाम किया। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं दोनों टीम्स की तरफ से क्या स्टैट्स कहते हैं। आप देख रहे हैं स्टैट्स 9 शॉट्स थी यहाँ पर एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, 19 शॉट्स बायर्न म्यूनिख के पास थी और शॉट्स ऑन टारगेट 9 थे बायर्न म्यूनिख के पास, जबकि 4 थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। पोजीशन आप देख रहे हैं 60% था बायर्न म्यूनिख के पास, 40% था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ फाउल्स आप देख रहे हैं। येलो कार्ड्स 1 मिला है और दोनों टीम्स को 1-1 मिला है। कॉर्नर्स आप देख रहे हैं 7 मिले हैं बायर्न म्यूनिख को, 3 मिले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एरिक टेन हैग क्या करेंगे अब? ये मैच भी वो फर्स्ट लेग है ऑल दो, लेकिन इतना मार्जिन भी नहीं है, 1 ही गोल का मार्जिन है। और आप जानते हैं कि सेकंड लेग में इनको अब एक ऊपर गोल करना पड़ेगा और उनको रोक के रखना पड़ेगा, तब ये विक्ट्री जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे और जीत उनके नाम आ सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। एरिक टेन हैग के मसाइल वही हैं और अभी तक जो है हमें बुरी परफॉर्मेंसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से नज़र आ रही हैं। इस मैच में जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी वो ओनाना की तरफ से थी, जो गोलकीपर थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की है। बाद में उनके बड़े बयानात भी आए, लेकिन उनके बयानात पे फिर रद्द-ए-अमल भी आए हैं उनके साथी खिलाड़ियों के और कोच जो हैं एरिक टेन हैग उन्होंने भी कहा है। और वो क्या कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। प्लेयर जो हमने फीचर किया है वो है यहाँ पर हैरी केन। हैरी केन क्या ही बायर्न म्यूनिख में आए हैं, आते ही उन्होंने झंडे गाड़ दिए और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस
वो दे रहे हैं जब से बायर्न म्यूनिख में आए हैं। जी हाँ, हैरी केन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और यहाँ पर भी अपनी टीम के लिए गोल किया है। और बायर्न म्यूनिख टॉटनहम में पहले खेलते थे और वहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन टॉटनहम चूंकि इस तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं रही प्रीमियर लीग में पिछले सीजन, तो इसलिए इतने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ सके। यहाँ पर ज़रूर आएंगे क्योंकि बायर्न म्यूनिख जो है वो जर्मन बुंडेसलीगा की टाइटल विनर टीम है और यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। बाकी प्लेयर्स ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। हैरी केन इस मैच में क्या उन्होंने अचीव किया आप देख रहे हैं। गोल किया है, एक असिस्ट किया। एक्यूरेट पासेस जो थे वो 71% थे, टचेस 35 थी, पासेस इनटू फाइनल 35 थे, क्लियरेंसेस 1 थी, रिकवरीज 2 थी और इसी की वजह से ये मैच जीतने में कामयाब हुए। बहुत ही शानदार। अब एरिक टेन हैग को सोचना पड़ेगा यूनाइटेड को सेकंड लेग में क्या करना होगा नेक्स्ट मैचेस जीतने के लिए, क्योंकि पीछे से जो उनका रन चलता आ रहा था वही हमें नज़र आया और दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है आर्सेनल वर्सेस पीएसवी। आर्सेनल जी हाँ, मार्टिनेली नहीं खेले इसमें और मार्टिनेली के बारे में आर्टेटा ने कहा भी था कि वो शायद दस्तयाब नहीं होंगे इस मैच के लिए भी और आगे डार्बी मैच के लिए भी, लेकिन पीएसवी के अगेंस्ट फिर भी 0 के मुकाबले में 4 गोल से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ये मैच अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है यहाँ पर आर्सेनल की तरफ से। बुकायो साका बहुत लंबे अरसे के बाद है, इतना लंबा अरसा भी नहीं गुजरा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज उन्होंने पिछले सीजन भी दी थी और लाइमलाइट में रहे थे और यहाँ भी कुछ मैचेस पिछले जो है उसमें इतने लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन दोबारा से पहला गोल किया उन्होंने अपनी टीम के लिए 8वें मिनट में। उसके बाद ट्रोसार्ड, वाह क्या ही गोल था उनका 20वें मिनट में। गैब्रियल जीसस जिनके बारे में आर्सेनल के जो कोच है मिकेल आर्टेटा उन्होंने कहा भी था कि हमारी जो पिछले सीजन कामयाबी का राज था उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो गैब्रियल जीसस का था। मार्टिन ओडेगार्ड कैप्टन ऑफ आर्सेनल टीम, क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मर, 70वें मिनट में उन्होंने चौथा गोल किया और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आर्सेनल की। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि स्टैट्स जो है वो क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं शॉट्स जो थे पीएसवी को 12 मिले हैं, 18 मिले हैं आर्सेनल को। शॉट्स ऑन टारगेट 8 मिले हैं आर्सेनल को, 4 मिले हैं पीएसवी को। उसके साथ साथ पोजेशन 59% था आर्सेनल का और दूसरी तरफ 41% था पीएसवी के पास। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं। फाउल्स 9 मिले हैं आर्सेनल को, 8 हुए हैं पीएसवी की तरफ से। येलो कार्ड्स 3 हुए हैं पीएसवी को जबकि 1 हुआ है आर्सेनल को। कॉर्नर्स दोनों टीम्स को 4-4 मिले हैं। अच्छा मुकाबला किया पीएसवी ने भी लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। 4 जो उनके शॉट्स ऑन टारगेट थे उसमें फिनिश करने में नाकाम रहे और इस तरह से ये मैच जो है वो आर्सेनल ने अपने नाम किया 0 के मुकाबले में 4 गोल्स से। पहली लेग में अच्छी जो है वो शुरुआत हो गई है। फीचर जो किए हैं हमने प्लेयर ऑफ कोर्स नन अदर देन वो हैं बुकायो साका जो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी। गोल तो किया लेकिन पूरे मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं और इनकी रिसेंट पास परफॉर्मेंसेज कैसी हैं, क्या इन्होंने किरदार अदा किया है आर्सेनल की विक्ट्री में। जी हाँ, बेहतरीन खिलाड़ी बुकायो साका और आर्सेनल के लिए शानदार परफॉर्मेंसेज देते आ रहे हैं और इस मैच में भी बेहतरीन परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। प्रीमियर लीग में अभी तक 5 मैचेस हुए हैं इस सीज़न, उसमें 2 गोल किए हैं और इनकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि सिर्फ गोल्स नहीं करते, असिस्ट भी बहुत ही कमाल के करते हैं और 2 ही असिस्ट किए हैं 22 साला यंग बुकायो साका जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और पीएसवी को आर्सेनल ने फर्स्ट लेग में हरा दिया है। अब सेकंड लेग में पीएसवी के लिए नामुमकिन सा लगता है कि वो 4 से ज़्यादा गोल भी करे और आर्सेनल को भी रोके रखें 0 पर। तो लगता है कि ये आराम से जो है आगे चले जाएगी आर्सेनल इस मैच में। नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले आपको स्टैट्स दिखाते हैं बुकायो साका के इस मैच में स्टैट्स क्या थे, फीचर जिनको किया है हमने, ये आप देख रहे हैं। 1 गोल किया है, 1 असिस्ट किया, एक्यूरेट पासेस 79% थे, टचेस 45 थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 1 था, कॉर्नर्स 2 थे, रिकवरीज भी 2 थी और इसी तरह से ये मैच जीता है। नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो मैच भी यूएफए चैंपियंस लीग का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और ये मैच था रियल सोसिएडाड और इंटर मिलान। ये वही इंटर मिलान है जिसने एसी मिलान को अभी पिछले ही मैच में 5-1 से हराया है और यहाँ पर आप देखिए कि रियल सोसिएडाड जो कि ला लीगा का क्लब है उसके अगेंस्ट मैच जीतने में नाकाम रही। एसी मिलान जैसी टीम को हराया। यही हम बात पिछले शोज में भी कर रहे थे कि चैंपियंस लीग का प्रेशर कुछ और होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स भी रह जाती हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। 1-1 से ये मैच बराबर हुआ है, क्या यह एक गोल से बराबर हुआ ये मैच और समझ मुझे नहीं आई कि इंटर मिलान क्यों ये मैच जीतने में नाकाम हुई है। फर्स्ट लेग का मैच था और जिस फॉर्म के साथ आ रही थी लग रहा था कि ये मैच में जीत जाएंगे। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं दोनों टीम्स का, देखते हैं कि किसने कैसा परफॉर्म किया है और ये आपके सामने है स्क्रीन पर स्टैट। 6 शॉट्स थे इंजागी की इंटर मिलान के पास और इनको कहा जाता है ये नॉकआउट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है, नॉकआउट तक जाने तक अगर पहुंच पाए इंटर मिलान। दूसरी तरफ 14 शॉट्स से रियल सोसिएडाड। आप देखिए रियल सोसिएडाड इस मैच में ज़्यादा डोमिनेंस उनका नजर आया। शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे रियल सोसिएडाड की तरफ से जबकि 1 था इंटर मिलान की तरफ से। पोजीशन आप देख रहे हैं 56% इंटर मिलान, 44% रियल सोसिएडाड। पासेस आप देख रहे हैं
येलो कार्ड्स दोनों टीम्स को 3-3 मिले हैं, कॉर्नर्स 7 मिले हैं, रियल सोसिएडाड को 4 मिले हैं, इंटर मिलान को। इंटर मिलान ऐसे लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले की टीम है और बिल्कुल रियल सोसिएडाड के सामने बेबस नज़र आ रही थी। वो अगर यहाँ पर गोल ना करते इंटर मिलान के खिलाड़ी जो कि मार्टिनेज बहुत शानदार ये खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के, 87वें मिनट में तो ऑलमोस्ट रियल सोसिएडाड 1-0 ये मैच जीत चुकी थी। मेंडेस जो है चौथे ही मिनट में उन्होंने गोल कर दिया था और एक रेड कार्ड भी हुआ इस मैच में। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो हैं ब्रेन मेंडेस, बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस। जी हाँ, ब्रेन मेंडेस शानदार परफॉर्मेंस। स्टैट्स पे नज़र डालते हैं मेंडेस की अपनी टीम में क्या परफॉर्मेंस थी इस मैच में। ये आप देख रहे हैं स्टैट्स, गोल 1 किया, टोटल शॉट्स जो हैं वो 4 थी, एक्यूरेट पासेस 75% थे, टचेस जो थे वो 56 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 5, कॉर्नर्स 1 मिला है और रिकवरीज जो हैं वो 5 थी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और इंटर मिलान जैसी टीम को बराबर कर लेना बहुत बड़ी बात है। अब सेकंड लेग में देखा जाएगा क्योंकि वहाँ पर ये ऑलमोस्ट मैच एक तरफ से या एक किस्म का आप समझ लें कि नील ही है। अब दोनों टीम्स को नेक्स्ट लेग में एक गोल करना पड़ेगा जीतने के लिए और दूसरी को रोकना पड़ेगा। ये कुछ यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट में अराउंड द वर्ल्ड क्या खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहली खबर, जी हाँ, लेटेस्ट यही है जो हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। उनाना जो हैं उन्होंने अपने सर जिम्मेदारी ली थी जिस पे ब्रूनो फर्नांडिस जो हैं उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अपने आप को ब्लेम करना जो है वो छोड़ दीजिए, ये मैच है इसमें ऐसा हो जाता है। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी उनाना की और शायद उनका दिन नहीं था और बहुत ईजी चांसेस जो है वो उन्होंने मिस किए, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन जो है वो जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट कर ली थी जिस पे ब्रूनो फर्नांडिस जो है बहुत ही शानदार खिलाड़ी पुर्तगाल के और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है और उन्होंने अपने जो साथी हैं उनका पूरा साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यार ये देखना पड़ेगा कि इससे निकल पाएंगे उनाना। नेक्स्ट मैचेस से पहले उन्हें निकलना होगा वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूनाइटेड के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है मुस्तकबिल के खिलाड़ी, जी हाँ, जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये लग रहा है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने के लिए तैयार हो रहे हैं और बन जाएंगे। जाओ फेलिक्स, उन्होंने रिवील किया है कि इतना आसान नहीं था ये सफ़र बार्सिलोना में आने का और आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि बार्सिलोना आने से पहले बहुत मुश्किलात थे इनके लिए क्योंकि पैसे भी नहीं थे बार्सिलोना के पास देने के लिए। फिर एक और क्लब में गए, वहाँ से फिर लोन में जो है लोन हुआ और लोन पे जो है वो बार्सिलोना की टीम में आए और वहाँ पर फिर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बहुत मुश्किल था उनके लिए ये सारे मामला से निकल कर यहाँ पर आना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आते ही उन्होंने बार्सिलोना के लिए अभी जो पिछला मैच भी 5-0 उन्होंने जीता है, बहुत ही शानदार उसमें परफॉर्मेंस दी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, नेक्स्ट जो खबर है वो यही है कि उनाना जो है ये कंफर्म हो चुका है कि उन्होंने टेक्स ब्लेम फॉर बायर्न म्यूनिख लॉस विद ऑनेस्ट एडमिशन ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्ट। उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी वजह से ये मैच जो है वो यूनाइटेड हारी है। अब ये उनका खुद अपने सर लेना ये इल्ज़ाम जो है ये अब कितना ख़तरे में उनको डाल सकता है क्योंकि फ़ैन्स का बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया था इस पर और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। लेकिन नेक्स्ट मैचेस में क्या इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिमाग में अगर चीज़ उनके बैठ गई तो फिर नेक्स्ट मैचेस में बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए परफॉर्म करना और यूनाइटेड पहले ही बहुत मसाइल में से गुजर रही है। देखते हैं एरिक टेन हैग इसको किस तरह से हल करते हैं। एरिक टेन हैग ने भी कुछ कहा है लेकिन वो आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, नेक्स्ट खबर है डेविड रहिया बैक्ड हिमसेल्फ टू बी नंबर 1 एट आर्सेनल। रामस्डेल जो है बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे आर्सेनल के गोलकीपर, लेकिन पिछले अरसे में जैसे ट्रांसफ़र हुआ था डेविड रहिया के साथ यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड, एरिक टेन हैग के कुछ मामलात ख़राब हुए, उन्होंने उनको निकाल दिया या उनको कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे जबकि जो दूसरे गोलकीपर आए वो उससे ज़्यादा पैसों पर आए लेकिन उनको देने के लिए उनके पास जो है वो ट्रांसफ़र के पैसे नहीं थे। तो आर्सेनल ने जो है वो डेविड रहिया को अपनी टीम में जगह दी और पिछले मैच में रामस्डेल जो है वो उनको जो है वो बेंच किया था कुछ देर के लिए मिकेल आर्टेटा ने। अब जो है वो डेविड रहिया खुद को बैक कर रहे हैं कि वो नंबर 1 है। लेट्स सी क्या रामस्डेल के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि 2-3 टीम्स हैं जो इस सिचुएशन पे नज़र रखे हुए बैठी हुई हैं कि अगर डेविड रहिया आर्सेनल के जो है वो मेन गोलकीपर के तौर पे खेलना शुरू हो जाते हैं
तो फिर राम्सडेल जो है वो उसका ट्रांसफ़र होगा और क्लब्स जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि जैसे ही वो ट्रांसफ़र विंडो में ये सामने आए आर्सेनल की तरफ से तो उनको ख़रीद लें, क्योंकि बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं राम्सडेल की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो बड़ी अच्छी खबर है रिक्टन हैग की तरफ से। रिक्टन हैग बेचारे बहुत ही जो अब तो इनसे हमदर्दी होने लग पड़ी है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हो रहा है। और इस मैच में भी जब बहुत से फैंस और लोगों का और मीडिया का और सबका जवाब और सबका रद्द-ए-अमल जो था वो उनाना की परफॉर्मेंस के बाद आ रहा था, उनाना पे जो है वो काफ़ी लोग चीख रहे थे, तनकीद कर रहे थे, तो उन सबका शट अप कॉल दिया और बैड वर्ड यूज़ किया है रिक्टन हैग ने। वो हम प्रोग्राम में तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप खामोश ही रहें और बंद करें उस पर चीखना और बंद करें उस पर बोलना। लाइक नेक्स्ट मैचेस में वो परफॉर्म करेगा और उससे पहले भी हमारे काफ़ी मैचेस में उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो कोच का अपने प्लेयर के लिए ऐसे अल्फाज कहना और बाकियों को रिस्पॉन्स देना बहुत ही खुशाइंद होता है और आई थिंक कि ये हेल्प करेगा एंडी ओनाना को इस सिचुएशन से निकलने में जब कोच आपका इस तरह का बयान देता है आपके हक़ में। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड जो आपने देखी और आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और मौज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है इनकी। माज जिन्ना स्टेडियम क्वालिफायर पाकिस्तान के मैचेस जो हुए थे उसके लिए फ़ाइनल किया गया था, तो क्या अपडेट उसके हवाले से आई है? क्योंकि कहा गया था कि फीफा की तरफ से नुमाइंदा आएगा विज़िट करने के लिए और फिर जब वो उसको करेंगे फ़ाइनल के, हाँ जी आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप एक इंटरनेशनल मैच करवा सकते हैं उसके बाद, तो वो विजिट हुआ है अभी तक या नहीं हुआ? फीफा के ऑफिशियल्स का जो इनिशियल विजिट था वो हो चुका है। अच्छा जी हाँ, अब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो डेलीगेशन है वो आया हुआ है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया है और उसने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो मेंबर हैं शाहिद साहब, उनके साथ मिलकर जिन्ना स्टेडियम को विजिट किया है और वहाँ की फैसिलिटीज़ का लेटेस्ट जो उनके पास अपडेट है वो उनको फराहम। तो फीफा का जो विजिट हुआ था क्या उसका रिस्पांस फिर उन्होंने दिया कि दे वर ओके विद द फैसिलिटीज? नहीं, ओके तो नहीं थे उन्होंने। अच्छा। जो ज़रूरियात थी वहाँ पर और जो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ हाईलाइट किया था उस बारे में कि ना ड्रेसिंग रूम है ना मेडिकल रूम है, ब्रॉडकास्टर रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है और फिर उन्होंने कुछ उसकी पिच के ऊपर और फिर और इंतजामात पर भी उनको रिजर्वेशंस थी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कोशिश करके उनको तो इनको सेटिस्फाई कर पाए हैं। फिर एएफसी जो अभी ये रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे 10 अक्टूबर जो है, दैट्स द डेडलाइन। बॉटम लाइन भी यही है कि अगर कोई रिजर्वेशंस उनको हैं तो वो 10 अक्टूबर तक इस डेलीगेशन को, इस रिप्रेजेंटेटिव को वो अपनी रिपोर्ट जो भी तहकीकाती इनकी रिपोर्ट है वो देंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं फेयर इनफ, अगर नहीं होते तो फिर यूएई जिंदाबाद ऐसे ही कहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बट सेकंड वेन्यू का हमें ऑब्वियसली वी विल हैव टू हैव अ फॉल बैक प्लान। अगर यहाँ नहीं होता तो ऑफ कोर्स जो है वो यूएई में पहले भी डिसाइड किया गया था, वैसे सऊदी अरब में भी करवा सकते हैं, उनके साथ भी जो है वो कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं। एनीवेज उम्मीद करते हैं कि वो फैसिलिटीज़ पूरी और जो कि फीफा के नुमाइंदों ने पहले हाईलाइट की थी उनको पूरा कर लिया गया हो, यानी अगर ये ना भी हुआ तो क्रिटिसाइज जो है वो फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जो चीज़ परेशान कुन हद तक हम लोगों को अब तंग कर रही है वो यही कर रही है क्योंकि अब वक्त नहीं है। देखिए 12 अक्टूबर को टीम ने जाना है कंबोडिया अवे लेग खेलने और उसके बाद 17 अक्टूबर को कंबोडिया ने यहाँ, तो इनके पास टाइम तो था ना, ऑलमोस्ट इतना टाइम था जब ये फाइनल हुआ था। अब तक तो आप नया स्टेडियम खड़ा कर लेते हैं, अब इन्होंने तो सिर्फ 3 चीज़ें पूरी करनी थी, तो अगर ये 3 चीज़ें पूरी नहीं हुई दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्हीं में गड़बड़ है। एग्जैक्टली, बहुत टाइम था, ये इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ। एनीवेज लेट्स सी क्या एएफसी फैसला करती है, जो रिपोर्ट हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो देते हैं। और फुटबॉल फेडरेशन का स्कैंडल सामने आया है जिसमें मुआवजे ना देने का इंकशाफ किया गया है। माज, ये क्या खबर है, ये क्या मामला है? ये गुज़िश्ता सीज़न में जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अपनी खिदमात पेश करते रहे हैं उन कोचेज़, उन ऑफिशल्स और इंक्लूडिंग अ फ्यू प्लेयर्स, अंडर 23 के भी कुछ प्लेयर्स के बारे में ये इंकशाफ किया गया है कि उनको अभी सैलरीज पे नहीं की गई। प्लेयर्स और ऑफिशियल्स सारे उसमें शामिल हैं, एग्जैक्टली, कोचेस भी शामिल हैं। जी हाँ, जर्मन कोच जो आपको याद होगा लास्ट सीजन में टॉर्बन जियाजोस्की, हैड अ डिफरेंट लास्ट नेम, आई एम नॉट श्योर, तो वो उनको भी शामिल किया गया है इस स्कैंडल में। बताया गया कि उनका मुआवजा भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ ड्यू है। अच्छा, अब इट्स हार्ड टू बिलीव क्योंकि देखें जो भी हायर होता है वो उसके हायर होने के या तो 2 चांसेस हैं, या तो फुटबॉल फेडरेशन डायरेक्ट हायर करती है या कोई थर्ड पार्टी के जरिए आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं। अब दोनों हवाले से अभी तहकीकात सामने आएंगी
तो इस पर मजीद कोई कमेंट फीमेल कोच है उनका भी मैंने सुना है, उनको भी जो है वो नहीं दिए गए। जी हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। लिन इस्माइल भी खवातीन की टीम के साथ रही हैं और उनकी सैलरी के हवाले से भी इसी तरह के कुछ ये जो पेमेंट पे रोल पे होते हैं ये फीफा के पे रोल पे हैं या फेडरेशन के या पाकिस्तान गवर्नमेंट के, क्या इसका तरीकाकार है? असल में कुछ ऑफिशियल्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हैं, वो डायरेक्ट फीफा की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा। और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और जो हमारी लोकल तंजीमें हैं उनके अंडर और उनके पे रोल पे या उनके इश्तराक से जो काम करते हैं उनका ऑब्वियसली स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब यहाँ इस स्टोरी के हवाले से हमें इन्हीं बातों का अभी तहकीक हुए बगैर अगर हम कुछ कहते हैं तो वो कबल अज़ वक्त होगा। हमें अभी इस हवाले से कुछ जो बयानात हैं ऐसे ही कुछ हुआ था पहले भी और करप्शन के इल्ज़ामात और जिसकी वजह से फुटबॉल बैन हुआ था पाकिस्तान में, और उम्मीद करते हैं ये जो खबर आई है इसमें जो है वो सच्चाई ना हो, लेकिन कुछ है तो खबर आई है, वरना ऐसी खबरें निकलती नहीं हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है जानबूझ के वो बदनाम करने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं। एनीवेज लेट्स सी, मुआवजे ना देने का जो इंकशाफ हुआ है इसमें कितनी हकीकत है हम नेक्स्ट शोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जो भी अपडेट आएगी इस न्यूज़ के हवाले से। और आप जानते हैं 40 खिलाड़ियों का कैंप जो हम कल बता रहे थे लगा दिया गया है, अनाउंस कर दिए गए हैं वो 40 प्लेयर्स, और हमने आपके साथ वो प्लेयर्स के नाम भी शेयर किए थे। लेकिन अब उन 40 प्लेयर्स पे हो रही है तनकीद, उन 40 खिलाड़ियों पे उनके खेलने की वजह से तनकीद नहीं हो रही, बल्कि फेडरेशन के ऊपर हो रही है कि आप इतने प्लेयर्स को क्यों जो है वो कैंप में खिला रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो 3 टीम्स जो है वो बन जाती हैं। ये क्या मामला है? बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। 40 खिलाड़ियों को लेने का जनाब मकसद और मतलब भी यही जाहिर होता है कि आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर लुकिंग फॉर। आप जो भी आपको सरप्राइज कर रहा है आप उसको इंक्लूड करते जा रहे हैं। ओके, इसमें ये स्किल डिफरेंट है, गैरी मोहम्मद वो भी उस दिन हो, अगले मैच में हो ही ना जब मैच की बारी है। ये तो हम देख चुके हैं। पहले अब्दुल्ला शाह को पहले मैच में कप्तान बनाया और फिर उसके बाद अगले ही मैच में एक शिकस्त के बाद आपने कप्तान चेंज कर लिया। तो मुझे ये लग रहा है कि वो अभी आप इस हवाले से काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। जस्ट दे आर फिलिंग द, वो क्या कहते हैं, बॉक्सेस, टिकिंग द बॉक्सेस के ये मैच है, चलो 40 खिलाड़ी अनाउंस कर दो, इनमें से 11 खिला लेंगे और बता देंगे जी हमने अपना काम कर लिया। बट कोई प्लान नहीं है, कोई ये नहीं पता कि कौन से खिलाड़ी खिलाने हैं, क्या करना है, कहाँ से जवाब मिलेगा इन सारे सवालों का, इन सारी चीज़ों का? कोई है जो पाकिस्तान में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेशन लेने को तैयार है, स्पोर्ट्स बोर्ड लेने को तैयार है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी लेने, कोई है? जो अभी इंचार्ज है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और उनके चेयरमैन से बेहतर इस पर कमेंट कोई नहीं कर सकता। हाँ, हॉरिफाइंग बात ये भी है कि अभी आपके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं यू आर नॉट इंक्लूडिंग देम। अंडर 23 को आपने डायरेक्ट इसमें तो 40 जो हैं वो लोकल प्लेयर्स हैं। अभी अगर आप इंटरनेशनल और ऐसा भी होता है कि आप कैंप्स में उनको खिलाते हैं और प्लेइंग 11 में आप देखें तो फिर वहाँ पर आपने 4 या 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाया होता है। ये भी अब प्रॉब्लम है अगर वो अवेलेबल हैं और अपने क्लब की तरफ से। चलो देखते हैं संगीत पे क्या जो है वो रिप्लाई आता है, आता भी है या नहीं, क्योंकि कम ही आता है जो हेड हैं या जो सुपरवाइज़र हैं। उम्मीद करते हैं कि जवाब आए उनका और हम आपको प्रोग्राम में वो शामिल करें। अंडर-19 सैफ चैंपियनशिप के हवाले से अपडेट, पाकिस्तान और नेपाल का मैच जो हमने कल आपको बताया था वो हुआ है और उसमें पाकिस्तान ने मेज़बान नेपाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में बेहतरीन परफॉर्म किया और अपने नाम कर लिया है। किस तरह से देखते हैं आप? और मुझे तो लगता है अंडर-19 को ही खिला देना चाहिए। नेशनल टीम में भी अंडर-16 ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऑल्दो आगे सेमीफाइनल तक नहीं जा पाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो नजर आया। यहाँ पर आप देख लें पाकिस्तान ने नेपाल को हरा दिया। यहाँ और शादाब इफ्तिखार तो बहुत खुश हो रहे होंगे, पहला मैच और पहले मैच में उनको कामयाबी भी मिल गई है। और ये क्या है, इनके कोचेस भी अच्छे हैं, इनके प्लेयर्स भी अच्छे हैं। अंडर 23 की बात करें, ना कोच अच्छा है ना प्लेयर्स अच्छे हैं। नेशनल टीम में भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो ये 16 और अंडर 19 का क्या विनिंग फार्मूला क्या है? यही अब जो उनका फार्मूला है, जो उनका मंत्र है, वो उसको हमें इंड्यूस करना पड़ेगा हमारी नेशनल साइड पे भी, क्योंकि बहुत हार चुके हैं और अब लोगों के दिल जो है वो मुर्दा हो चुके हैं इस मामले में। और उन्होंने उम्मीद ही करनी छोड़ दी है कि पाकिस्तान फुटबॉल कभी जीत भी सकेगा या कुछ ऐसी जो नेशनल टीम है। वरना हमारी जो अंडर 16 इवन स्ट्रीट जो चाइल्ड की टीम थी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म करके। एनीवेज, और दूसरा भारत के हवाले से क्या है? भारत ने भी तो मैच खेला, वो भी जीत गया। यहाँ टूर्नामेंट का पहला मैच जो था वो भारत और बांग्लादेश का हुआ है और इंडिया ने भी 3-0 से बांग्लादेश को हरा के अपनी महारत का ऐलान कर दिया है। वो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और उनको जीतना एक बड़ा मार्का होगा। चलिए लेट्स सी, जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारा साथ दिया। आज पाकिस्तान के हवाले से कुछ ये खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगर आप में स्किल्स हैं फुटबॉल खेलने की तो आप अपनी वीडियो बनाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0311
7773868 पे हम आपको फीचर करेंगे और उन बच्चों की आवाज़ बनेंगे मुतल्लिका इदारों तक, जिस तरह अंडर 16 है उनके कैंप्स तक पहुँचाने में, अंडर 13 अगर आप फॉल करते हैं कैटेगरी में वहाँ तक पहुँचाने में, या फिर अंडर 23 में आपका फॉल करते हैं तो वहाँ तक पहुँचाने में भी आपकी पूरी हेल्प करेगा फास्ट स्पोर्ट्स। बहुत शुक्रिया अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अगर आप प्रोग्राम को रिपीट में देखना चाहते हैं fastsports.tv हमारी वेबसाइट, वहाँ पर देख सकते हैं। फास्ट स्पोर्ट्स पीके हमारा चैनल यूट्यूब, वहाँ पर देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।